सवाल है कि क्या कांग्रेस के रवैये के कारण इंडिया ब्लॉक के दूसरे दल बारी बारी बिछड़ सकते हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदाशयता के पीछे वाकई संसदीय गरिमा का ख्याल है या इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलग थलग पड़ने का नतीजा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता ही सदन ठप पड़ने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई तरीका होता है, सोच लीजिए हाउस करेंगे ना नहीं करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी सोच के आइए हाउस करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग रूलिंग पार्टी है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है, उनका मौका ज्यादा मिलता है। हम लोग को कुछ ही नहीं मिलता है। बुधवार को शाम 3 बजे इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के नेता मौजूद थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर। पत्रकार कुछ सवाल पूछते उससे पहले ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सफाई पेश की। आम आदमी पार्टी के सांसद चुनाव आयोग में व्यस्त हैं। उनको लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट मिला है 3:30 बजे का। पर मैं आपको बता दूं कि अब विश्वास प्रस्ताव में 5 सांसदों का हस्ताक्षर है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का। वहां उनका यहां न रहने का कारण यह है कि वो चुनाव आयोग में उनका बुलावा हो गया है। तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के सवाल पर इंडिया ब्लॉक एकजुट तो है, लेकिन कांग्रेस के सवाल पर एकजुट नहीं दिखती। इसकी ताजा झलक दिल्ली में दिखी, जहां आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के तेवर दिखाने से पहले ममता बनर्जी अपना रुख साफ कर चुकी हैं कि कांग्रेस से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व संभल नहीं रहा है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व उनको ही दिया जाए। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के सन्नाटे में एक आवाज उछाली, लेकिन उसके पक्ष में अचानक कई आवाजें उठने लगी, शरद पवार से लेकर लालू यादव तक। ममता बनर्जी में इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो रुख अपनाया है वह आक्रामक है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया है, उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का, कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जताने एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता जी हो, लालू जी, अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे साहब, शायद नवीन पटनायक भी उसमें आ सकते हैं, नवीन बाबू भी आ सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे, चर्चा चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क चल रहा है। समाजवादी पार्टी की भी ये मंशा है कि आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने पिछले जो विधानसभा के भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी साफ करने का काम किया। उनकी जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो इस मुल्क में बहुत मजबूत है। तो अगर सब लोगों की आम राय बनती है तो आदरणीय ममता दीदी भी इसका नेतृत्व कर सकती हैं। क्या सहयोगियों के तीखे तेवर और खुद को अलग थलग देखकर कांग्रेस के हाथ पैर फूलने लगे हैं? और इसीलिए सदन चलाने के नाम पर क्या कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के नाराज सहयोगियों को मनाने में जुटी है? और क्या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग के सवाल पर वो इंडिया ब्लॉक की एकता दिखाना चाहते हैं? ऐसा इसलिए भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी संभल मुद्दे पर संसद में बहस चाहती है, लेकिन उसको लगता था कि बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस का भी पूरा सहयोग नहीं मिला। कांग्रेस से संबंधों की वजह से दबे स्वर में ही सही वो अपना दर्द तो बयां कर ही रही है। किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो सदन में, मैंने जितना मेरी क्षमता थी मैंने कोशिश की, मेरी पार्टी ने कोशिश की। अब वो अलग बात है कि वो लोग उसी मुद्दों में उलझ के पूरा समय ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को नई ताकत दी थी। इंडिया ब्लॉक ने 235 सीटें जीती थी, जिनमें 99 सीटों की जीत के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। इसीलिए सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ देने को तैयार दिखे। लेकिन उसके बाद हुए 4 चुनावों में कांग्रेस की ताकत की पोल खुल गई। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया। वो अकेले जीतना चाहती थी, लेकिन मात खा गई। जम्मू और कश्मीर में इंडिया ब्लॉक जीता जरूर, लेकिन उस जीत का सेहरा उमर अब्दुल्ला के सिर बंधा।
जिन्होंने 90 में से 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। अगर बीजेपी से तुलना करें तो बीजेपी ने 29 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने कांग्रेस की अगुवाई वाली एमवीए को हवा हवाई बना दिया। वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को गया। कांग्रेस के इस पराजय वाले पैटर्न को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटिस किया। महाराष्ट्र विजय के बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे एक परजीवी पार्टी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। परजीवी का मतलब दूसरे पर आश्रित होना होता है। वैसे कांग्रेस की पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखें तो वो सहयोगी दलों पर ज्यादा आश्रित है। बिहार में कांग्रेस की राजनीति आरजेडी पर निर्भर करती है, झारखंड में जेएमएम पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर, तो तमिलनाडु में डीएमके पर। लेकिन कांग्रेस को जहां अपने दम पर बीजेपी या दूसरे दलों से लड़ना होता है, वहां वो फिसड्डी साबित हो जाती है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उससे पार्टी की नैया पार लग जाएगी। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया ब्लॉक का हर नेता राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। ये तो अच्छी बात है। फिर भी देश जानता है नेता राहुल गांधी है। अगर कांग्रेस परजीवी है तो इसकी कीमत उन दलों को चुकानी पड़ जाती है जो हाथ मिलाते हैं। बिहार में आरजेडी ने हाथ मिलाया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थी, जिसके कारण आरजेडी सत्ता से वंचित रह गई। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी की दुर्दशा सामने है। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को झटक दिया तो उन्हें इसका फायदा मिला। कांग्रेस अपनी इस ताकत और कमजोरी को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए वो अब थोड़ी शांत नजर आती है। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी का रुख भी कांग्रेस विरोध में तेज होता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को सुनिए, वो बीजेपी और कांग्रेस के आपसी विवाद में फंसे बगैर चाहती हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी